तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो बी फार्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें हम पढ़ते हैं 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमोपोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोपोर्स क्या होते हैं? क्रोमोपोर्स इज द सेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कॉज अस टू सी कलर। तो क्रोमोपोर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल का वो सेक्शन होता है जिसमें हम कलर देखते हैं या जिससे हमें कलर दिखाई देते हैं। ये हमारा क्या होता है? क्रोमोपोर्स होते हैं। तो द क्रोमोपोर्स पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और कंजुगेट डबल बॉन्ड। तो क्रोमोपोर्स के जो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो पोर्शन होता है क्रोमोपोर्स का, उसमें क्या है? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं और क्या होता है? कंजुगेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है क्रोमोपोर्स का वो है बीटा कैरोटीन। द मॉलिक्यूल रेस्पॉन्स फॉर द कलर इन कैरेट। अब जो बीटा कैरोटीन है वो क्या है? मॉलिक्यूल जो कैरेट में रेड कलर आता है या रेड कलर आता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है? मैनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगला है हमारा ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या है? इन ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू अ क्रोमोपोर्स विच मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ क्रोमोपोर्स। तो जो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? जो क्रोमोपोर्स होते हैं उनकी एबिलिटी को मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे क्या है? एब्जॉर्ब लाइट। जिससे क्या होता है? क्रोमोपोर्स ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दे हैव वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? वन और मोर देन मतलब एक और एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। व्हेन अटैच टू अ क्रोमोपोर्स अल्टर बोथ द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जब ये क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम क्रोमोपोर से अटैच हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या कहते हैं? अल्टर कर देते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये हमारे क्या होता है? ऑक्सोक्रोम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एब्जॉर्बिटी। एब्जॉर्बिटी क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी व्हेन इट इज रेडिएटिंग एंड एब्जॉर्बिंग अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एब्जॉर्बिटिविटी क्या है? जो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है किसी भी एब्जॉर्ब बॉडी का, जिसमें क्या होता है? जब हमारी बॉडी क्या करती है? रेडिएटिंग एंड एब्जॉर्बिंग कर रही होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जब हमारी बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है और वो एब्जॉर्ब और रेडिएटिंग कर रही होती है, तब जो इंसिडेंट लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है उसके फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बिटी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है what are different type of vibrational mode observed in IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल मोड कौन कौन से हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो जो हमारा पहला वाइब्रेशन है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आता है। तो स्ट्रेचिंग में हमारे दो पढ़ते हैं हम, एक तो होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक। और दूसरा हमारा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसके अंदर हमारे आते हैं सीजरिंग, रॉकिंग, बैगिंग और ट्विस्टिंग। ये हमारे कुछ वाइब्रेशन, दो प्रकार के वाइब्रेशनल मोड हमें देखने को मिलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट अबाउट होलो कैथोड लैंप। तो होलो कैथोड लैंप पढ़ते हैं हम। ये हमारा आता है an hollow cathode lamp usually consists of glass tube containing a cathode and anode। अब जो हमारा होलो कैथोड लैंप होता है वो क्या है? यूजुअली क्या होता है? ग्लास ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है? कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और उसमें क्या होता है? बफर गैस होते हैं, जिसमें बफर गैस में यूजुअली नोबल गैस होती है। और अ लार्ज वोल्टेज अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड विल कॉज द बफर गैस टू आयनाइज। अब क्या होता है? इसमें हम लार्ज वोल्टेज देते हैं एनोड और कैथोड में, तो क्या होता है? बफर जो गैस होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आयोनाइज हो जाती हैं। द बफर गैस आयोनाइज विल देन एक्सेलरेट इनटू कैथोड स्प्लिटिंग ऑफ एटम फ्रॉम द कैथोड। अब उससे होता क्या है कि उसमें करंट जनरेट हो जाता है और क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो हमारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है
वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस बताना है, जिसमें पढ़ते हैं हम। नॉर्मल फेज में क्या होता है, अ सेपरेशन मेथड विच अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस, वन ऑफ विच इज पोलर स्टेशनरी फेज वाइल द मोबाइल फेज इज नॉट इज नॉन पोलर। अब जो नॉर्मल फेज होता है, नॉर्मल फेज क्या है, एक सेपरेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट आउट कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एक हमारा पोलर होता है जो स्टेशनरी फेज होता है, और मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगला है हमारा जो रिवर्स फेज में क्या होता है, द सेपरेशन मेथड हुज मोबाइल फेज इज मोर पोलर देन स्टेशनरी फेज। तो रिवर्स फेज में क्या है, ये भी हमारा सेपरेशन मेथड है, क्योंकि हमारी पूरी क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन सेपरेशन मेथड है। तो अब रिवर्स फेज में क्या होता है, ये भी सेपरेशन मेथड है, जिसमें क्या होता है, मोबाइल फेज होता है वो हमारा क्या होता है, पोलर होता है, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब इसमें अगला पॉइंट है, यूज अ पोलर स्टेशनरी फेज विच इज मेनली प्योर सिलिका। तो जो हम नॉर्मल फेज में, हम स्टेशनरी फेज में क्या होता है, मेनली प्योर सिलिका यूज करते हैं, जो क्या होता है, पोलर होता है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स फेज में यूज अ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज विच इज अ मॉडिफाइड सिलिका सबस्ट्रेट विद अलोंग हाइड्रोफोबिक लॉन्ग चेन। अब जो रिवर्स फेज में हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है, और उसमें हम यूज करते हैं मॉडिफाइड सिलिका सबस्ट्रेट। यूज अ पोलर स्टेशनरी फेज, यूज अ नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट एज द मोबाइल फेज विच इज मेनली क्लोरोफॉर्म। अब जो हम इसमें मोबाइल फेज यूज करते हैं नॉर्मल फेज में, जो मोबाइल फेज होता है उसमें वो होता है नॉन पोलर, और उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेनली हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। और इसमें रिवर्स फेज में हम यूज करते हैं, यूज पोलर मोबाइल फेज विच इज मेनली वाटर, मीथेनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल। अब जो हम रिवर्स फेज में जो मोबाइल फेज यूज करते हैं वो होता है हमारा वाटर, मीथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल, जो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, सेपरेट पोलर एनालाइट विच विद हाई रिटेंशन टाइम इन द कॉलम। अब इसमें जो हम मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं वो कैसे होने चाहिए, पोलर होने चाहिए, और हाईली रिटेंशन टाइम होना चाहिए उनका कॉलम में। और इसमें हम जो सेपरेट करते हैं वो लेस पोलर भी क्या कहते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, और हाई रिटेंशन टाइम होना चाहिए उनका भी कॉलम में। अगला हमारा पॉइंट है, अ नॉन पोलर मोबाइल फेज इंक्रीज द रिटेंशन टाइम। अब जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर मोबाइल फेज होगा, वो क्या होता है, रिटेंशन टाइम को बढ़ा देता है। अब पोलर मोबाइल फेज इंक्रीज द रिटेंशन टाइम। लेकिन रिवर्स फेज में क्या होता है, जो हम पोलर मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं वो भी क्या होता है, रिटेंशन टाइम को बढ़ा देता है। हैज पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिटेंशन टाइम। इसमें क्या होता है, पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है रिटेंशन टाइम की, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और हैज़ अ हायर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिटेंशन टाइम मूव आउट ऑफ द लंग। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज द सॉल्यूट रेस्पॉन्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड in which cation move toward the negatively charged cathode, anion moves toward the positively charged anode and neutral species remain stationary। तो इसमें क्या होता है, जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में क्या होता है, सॉल्यूट का रेस्पॉन्स होता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो जो कैटायन होते हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे क्या कहते हैं, मूव कर जाते हैं, और जो एनायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो हमारी वैसी की वैसी हमारी सॉलिड में रह जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एडी डिफ्यूजन। तो एडी डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ते हैं। एडी डिफ्यूजन क्या है, एडी डिफ्यूजन को हम एडी डिस्पर्जन और टर्बुलेंट डिफ्यूजन भी कहते हैं। ये क्या होती है, टर्बुलेंट डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच सबस्टेंस आर मिक्सड इन द एटमोसफियर। इसमें क्या होता है, जो सबस्टेंस होता है वो मिक्स हो जाता है एटमॉस्फेयर में, द ओशियन और इन एनी फ्लूइड सिस्टम ड्यू टू एडी मोशन।
किसमें, एटमॉस्फेयर में, ओशियन में और एनी फ्लूइड सिस्टम में, किसकी वजह से, एडी मोशन की वजह से क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है सब्सटेंस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजर्स। अब हमें एनाइन और कैटाइन एक्सचेंजर की क्या है, एग्जाम्पल देने हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कैटाइन एक्सचेंजर क्या है, सल्फा और सल्फोमिथाइल, ये हमारे कैटाइन एक्सचेंजर के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल ऑफ एनाइन एक्सचेंजर में है क्वार्टनरी अमोनिया, सल्फोनेट एंड सल्फोप्रोपाइल रेजिन, ये हमारे क्या है, एनाइन एक्सचेंजर के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है इनलिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एगारोस एंड पॉलीएक्राइल अमाइड जेल। अगारोस के एडवांटेज हम पढ़ते हैं, इजी टू प्रिपेयर एंड स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ अगार इज रिक्वायर्ड। अब अगारोस का एडवांटेज क्या है, ये इजीली प्रिपेयर हो जाता है और स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ अगार इज रिक्वायर्ड, इसमें क्या होती है, अगार की कम कंसेंट्रेशन की हमें ज़रूरत होती है। रिजोल्यूशन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ फिल्टर पेपर, इसमें क्या है, इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है फिल्टर पेपर से। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड एंड रिकवर्ड। अब इससे हमें क्या हो जाता है, अगर उससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, अगला है हमारा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस इज हाई, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस हाई होती है इसकी, और रेजोल्यूशन इज लेस कंपेयर टू पॉलीएक्राइल जेल। जो पॉलीएक्राइल अमाइड जेल होता है उससे इसकी लेस रेजोल्यूशन होती है। अब पॉलीएक्राइल अमाइड जेल के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलीएक्राइल अमाइड जेल के एडवांटेज हैं, जेल्स आर स्टेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। अब जो हमारे जेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं किसी भी पीएच में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेंज की पीएच में और टेम्परेचर में। जेल ऑफ डिफरेंट पोर साइज कैन बी फॉर्म्ड, जेल को हम किसी भी पोर साइज में प्रिपेयर कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल देन अगारोस जेल। अब जो पॉलीएक्राइलामाइड जेल होता है उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है और उसको बनाना भी डिफिकल्ट होता है। जेल कैन मेल्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये जो जेल होता है पॉलीएक्राइलामाइड जेल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गिव द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवे द बियर लैम्बर्ट्स लॉ विच स्टेट दैट व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस। तो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ पर क्या करते हैं, ओवे करता है। जो बियर लैम्बर्ट लॉ है, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने लॉ दिए हैं और दोनों को कंबाइन करके एक लॉ बना है, उस पे ये क्या है, बेस्ड है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस, किसी भी एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस से हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, तो क्या होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विथ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जो इंटेंसिटी का डिक्रीज होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है किसकी वजह से, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन के, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंसिडेंट रेडिएशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंसिडेंट रेडिएशन के और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और इंसिडेंट रेडिएशन के। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्विंचिंग विद एग्जाम्पल। तो क्विंचिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज़ द प्रोसेस दैट डिक्रीज द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है किसी भी सबस्टेंस की। इट में अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक पीएच, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ये किसकी वजह से होता है, जो इंटेंसिटी, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, या तो वो पीएच की वजह से होगी, या टेम्परेचर, या विस्कोसिटी, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से डिक्रीज हो जाती है।
अब क्विंचिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो है आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन या एक्रेलामाइड आयन ETC। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। अब फ्लेम फोटोमेट्री का हमें क्या है, प्रिंसिपल पढ़ना है। तो फ्लेम फोटोमेट्री, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इमिटेड लाइट इंटेंसिटी व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। अब जो फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल है वो बेस्ड है इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी के मेजरमेंट पे। जब हम किसी भी मेटल को फ्लेम पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है, द वेवलेंथ ऑफ कलर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। अब जो जब हम किसी भी मेटल को फ्लेम पे रख रहे हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होगी कलर की, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी, उसके एलिमेंट के बारे में। और जो कलर ऑफ फ्लेम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। अब जो कलर दे रही फ्लेम का जो कलर निकल रहा है उसकी हेल्प से हमें वो क्या इन्फॉर्मेशन देगी कि कितने अमाउंट में हमारा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है सैंपल में। ये हमारा फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ TLC प्लेट। TLC प्लेट को बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो उसके जो मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ TLC प्लेट, उसमें है पोरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग और स्प्रेडिंग। चार ये मेथड दिए गए हैं। इसमें पोरिंग है, डिपिंग किसी भी मतलब सॉल्यूशन होता है उसको उसमें डिप कर देते हैं TLC प्लेट को और रख देते हैं और उसको फिर इंक्यूबेट उसको करना पड़ता है। और स्प्रेइंग किसी भी सॉल्यूशन से TLC प्लेट पे स्प्रेइंग कर देते हैं। स्प्रेडिंग उसके ऊपर सॉल्यूशन डाल के स्प्रेड करना है। ये हमारी कुछ मेथड है TLC प्लेट को प्रिपेयर करने के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है हमारा गिव सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी रेजोनेंस। अब फर्मी रेजोनेंस का सिग्निफिकेंस हमें बताने हैं। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी रेजोनेंस इज दैट इट कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल एंड लीड टू अनएक्सपेक्टेड फीचर्स इन द स्पेक्ट्रम। अब ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ये अफेक्ट करता है और क्या करता है, हमें कुछ अलग से फीचर्स देता है। फर्मी रेजोनेंस कैन कॉज बैंड टू अपीयर एज डबलेट और ट्रिपलेट रेदर देन एज सिंगल बॉन्ड एंड इट कैन ऑल्सो कॉज चेंज इन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द बैंड। अब ये क्या करता है, रिलेटिव इंटेंसिटी, किसी भी बैंड के रिलेटिव इंटेंसिटी को भी चेंज कर देता है। These effect can provide valuable information about the molecular structure and bonding of the sample। अब यही जो फर्मी रेजोनेंस है वो हमें क्या देता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में और बॉन्डिंग के बारे में किसी भी सैंपल में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव नेम ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन HPLC। अब HPLC में यूज होने वाले कुछ डिटेक्टर के नाम बताने हैं। तो HPLC में हमारे कुछ डिटेक्टर यूज होते हैं जिसमें पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, तीसरा है फ्लोरेसेंस डिटेक्टर और चौथा है UV विजिबल डिटेक्टर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल हमें बताना है। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट diverse and powerful chromatographic method for purification of a specific molecule or a group of molecule from complex mixture। अब जो हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, एक पावरफुल क्रोमेटोग्राफिक मेथड है किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इट इज बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब ये किस पे बेस्ड है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, सच है इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, रिसेप्टर एंड लिगेंड और एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये किस पे बेस्ड है, इंटरेक्शन पे बेस्ड है। इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो होता है उस पे ये बेस्ड है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ नेफ्लोमेट्री।
नेफ्लोमेट्री के एप्लीकेशन हमें बताने हैं, तो नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री आर यूज्ड फॉर द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब जो हमारा नेफ्लोमेट्री है और टर्बिडीमेट्री है वो हमें क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं उसको, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वाटर और एयर के पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए हम क्या है नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री यूज करते हैं। अगला है इन वाटर टर्बिडीमेट्री इज मॉनिटर वेयर एज इन एयर स्मोक डस्ट आर मॉनिटर। अब क्या कहते हैं टर्बिडीमेट्री क्या है, मॉनिटर करता है स्मोक एयर डस्ट। द टेक्निक आर ऑल्सो यूज्ड इन फूड बेवरेज एंड in the determination of molecule weight of high polymer which is settled down on the earth from factory। अब जो हमारा नेफ्लोमेट्री है वो किस में भी यूज होता है, फूड में, बेवरेज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो जो होती हैं पीने वाली, उसमें भी हम इसको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सेवरल फैक्टर कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला है हमारा क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी केमिकल बॉन्ड के दो एटम के बीच में जो स्ट्रेंथ है, मान लो पास पास है तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर दूर दूर है तो उनकी स्ट्रेंथ, उनको तोड़ने में कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी इससे अफेक्ट हो जाती है। दूसरा है मास ऑफ द एटम, किसी भी एटम का मास भी क्या करता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। द मास ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑल्सो अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हेवियर एटम वाइब्रेट at lower frequency while lighter atom vibrate at higher frequency। अब जो मास है वो कैसे अफेक्ट करता है कि अगर कोई भी हैवी एटम है तो वो क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट हो जाएगा, और जो लाइटर एटम होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू।